नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत एक व्यक्ति ने लगाया ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। पत्नी, साली और सास पर मिलकर हाथ और टांग तोड़ने का लगाया आरोप। नागपुर वन विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश में जाकर किया बाघ की खाल और पंजे की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार। और अमरावती नागपुर रोड पर तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हुई 3 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ससुराल वालों ने मिलकर दामाद की ऐसी पिटाई कर दी कि उसका एक हाथ और एक पांव तोड़ डाला। दामाद का आरोप है कि उसके घर प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी पत्नी, सास और साली ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। नागपुर के मानकापुर में रहने वाले रॉबिन अभय सिंह नामक व्यक्ति की ससुराल वालों ने पिटाई करके हाथ पांव तोड़ दिए। रॉबिन के दिए बयान के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उसका घर अपने नाम करने की उसकी पत्नी, सास और साली ने उसको परेशान किया, जबकि रॉबिन के मना करने पर उसको घर बुलाकर उसको इतना पीटा कि उसके उस पिटाई में हाथ पांव टूट गए। ऐसा आरोप रॉबिन ने अपने ससुराल वालों पर लगाया है। तो जैसे उनको पता चला कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैंने बोला ये सारे एविडेंस मैं पुलिस स्टेशन में ले जाके दूंगा, मेरा इतना क्या बोलना हुआ, मेरी बीवी, मेरी साली और मेरी सास मेरे ऊपर कूदे और जो मेरी साली थी वो मेरे ऊपर कूदी और मेरे को पैरी पैर पे नीचे गिर गया। तो पैरी पैर पे कूद के मेरे को पैर टूट गया। मेरे को एहसास हो गया था क्योंकि मेरे को चक्कर जैसे तुरंत आने लग गए थे जैसे पैर टूटा। तो और मेरे पर फ़ोन पकड़ा हुआ था बहुत हिम्मत से। तो मेरी उंगलियां मेरी वाइफ और मेरी सास ने ऐसा पकड़ के मरोड़ा और पूरा ऐसा टेढ़ा कर दिया था। और मैं उनको बोल भी रहा हूँ कि मेरे को छोड़ो, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, पर कोई आया नहीं मेरी मदद करने। ये ताज नगर झोपड़पट्टी में इन लोग रहते हैं, वहाँ पर इन लोग ने इस तरीके का, और मैं बोल रहा था कि मेरी उंगलियाँ टूट गई है तो उंगली सीधी करके ऐसी ऐसी पूरा घुमा के उन्होंने बोला कि ये उंगली तो टूटी नहीं है, बोले सब ठीक है। और बोले फिर मेरी सास मेरे को बोलती पीछे से, देखो इसकी हाथ। वैसे रॉबिन द्वारा बताई गई बात में उसकी शादी हुई और उसके बाद उसको लड़का हुआ, लेकिन बैंक में नौकरी पेशा उसकी पत्नी लड़के के पैदा होते ही अपने मायके चली गई और उसको वहाँ कभी पैसे तो कभी प्रॉपर्टी के लिए दबाव बनाती गई। जब रॉबिन ने इन सारी चीज़ों से मना कर दिया तो उसको तीनों ने मिलकर इतना मारा कि उसके हाथ पांव तोड़ दिए। इस घटना पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। और हम दोनों की अफेयर चला और 2013 में उसको बैंक में SBI में जॉब लगा और 2014 में हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज के बाद में 2015 में वो प्रेग्नेंट हुई और तब तक का घर पे मेरे पता नहीं था क्योंकि ये छुप के शादी किया था मैंने। उसके बाद में 2015 में वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर पे बताना चाहिए, तो फिर मैंने बहुत घर वालों को रिक्वेस्ट करा, हाथ पैर जोड़ा और उसके बाद में हम लोग की शादी, यानी कि घर वालों ने ब्लेसिंग्स करवाई चर्च में। उसके बाद में ब्लेसिंग करवाने के बाद वो अपने गांव वापस चली गई, ड्यूटी ज्वाइन करी उसने, नांदेड़ में वो रहती थी तो, और मैं यहीं पर था नागपुर में। उसके बाद में फिर जब वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे आई तो 3 महीना यहाँ पर रही जब तक का बेबी नहीं हुआ, क्योंकि 3 ही महीने बचे थे बेबी होने को। तो बेटा हुआ मेरा। वो 3 महीने में इस घर में इतने कलेश हुए, इतना झगड़े होते थे, आए दिन पापा से लड़ना, मम्मी से लड़ना, भाई को धक्का दे दी। तो ये चक्कर में उसी बीच में बच्चा हुआ मेरे को। और जब अस्पताल में थे लता मंगेशकर बर्डी में, तो जिस दिन बेटा हुआ उस दिन मेरी साली और मेरी सास और मेरी वाइफ ने अस्पताल में बहुत बड़ा झगड़ा करे थे मेरी मम्मी से और मुझसे। खूब गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ देना, और कैसे तैसे तो वो झगड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद में हम लोग वापस आए घर पे।
घर पे आने के बाद एक हफ्ता नहीं रुकी वो बच्चे को लेकर, और बोली कि मैं मेरी माँ के यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी, वो वहाँ चली गई। वो दिन था 2015 का, और आज का दिन है कि वो आज तक इस घर में आई नहीं। फिर उसके बाद में मेरी जॉब लग गई 15 दिन बाद, तो मैं अपने अहमदनगर चला गया जॉब के लिए। उस बीच में भी पैसे के लिए जब से मेरा बच्चा हुआ तो हर महीने में उसको 5,000 रुपये भेजता था खर्चे के लिए। और बहरहाल मानकापुर पुलिस स्टेशन में ये मामला अब पहुंच गया है, जबकि पुलिस विभाग को रॉबिन की पत्नी द्वारा दिए बयान के आधार पर यह बताया गया कि रॉबिन को थप्पड़ मारने से वो गिर पड़ा और उसकी ऐसी हालत हुई। ये बात भी रॉबिन ने हमें बताई है। वही इस प्रकरण में एक बात तो साफ है कि एक थप्पड़ से किसी व्यक्ति की ऐसी हालत नहीं हो सकती, जिस पर पुलिस विभाग से बेहतर सपोर्ट की मांग रॉबिन ने की है। नागपुर वन विभाग की टीम ने बाघ के पंजे और खाल की तस्करी करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से छापामार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश के बिछवा साहनी इस गांव में नागपुर विभाग ने पहले तो छापामार कार्रवाई कर आरोपी मोतीलाल केजा सलामे को तस्करी मामले में गिरफ्तार किया, जिसके खेत के घर में बाघ की खाल और उसके 4 पंजे बरामद किए। जबकि आरोपी ये किसे बेचने वाला था, इसकी जानकारी हासिल करने आरोपी का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया। शुक्रवार को अमरावती जिले में तेज रफ्तार कार की दुर्घटना में 3 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। घटना अमरावती के चिस्तूर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार कार का नियंत्रण छूट जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी जा रही है। शुक्रवार तड़के अमरावती जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां अमरावती से नागपुर की ओर आने वाली स्विफ्ट कार इतने स्पीड में थी कि उसका अचानक चिस्तूर के पास नियंत्रण छूट गया, जिसके कारण कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 3 यात्रियों की जगह पर ही मौत हो गई। जबकि इस घटना पर एक की जान बच जाने की बात बताई जा रही है। घटना इतनी भीषण थी कि एक की लाश 20 फीट ऊंचे पेड़ पर लटक रही थी। मृतकों में बडनेरा निवासी अमित गोयते, अमरावती निवासी शुभम गारोडे, अमरावती निवासी आशीष माटे का समावेश बताया जा रहा है। आज दिनांक 30 जुलै 2021 रोजी पोलीस स्टेशन तळेगाव येथे फोनद्वारे माहिती आली की नॅशनल हायवे क्रमांक 7 वरील हायवेवरील चिस्तूर गावाजवळ एका चार व्हीलर गाडीचा अपघात झालेला आहे आणि त्या अनुषंगाने काही इसम गाडीत फसून असून काही लोकांचे मृत्यू झालेले अशी माहिती मिळाल्यावरून पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेले पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले। तर घटनास्थळ हे चिस्तूर गावाच्या अमरावतीवरून नागपूरकडे येणाऱ्या एका शेताच्या जवळचे असून तिथे एक वाहन अपघातग्रस्त होते आणि त्यात मग गावातील स्थानिक लोकांच्या मदतीने आम्ही वाहनामध्ये असलेले 3 इसम की जे अपघातामध्ये मरण पावलेले आहेत त्यांचे मृतदेह घटनास्थळावरून बाहेर काढले आणि तिथे एकंदर साक्षीदारांचे बयान नोंदवले आणि घटनास्थळाची पाहणी केली तर असं प्राथमिक दर्शनी असं दिसून येत आहे की जो मोटारचा जो चालक होता त्याचा त्या वाहनावरील ताबा नियंत्रण सुटल्याने वाहन त्याचं आउट ऑफ कंट्रोल झाले आणि ते वाहन रोडच्या खाली उतरून झाडाला टकरावून ते अपघात झाले आणि त्या अपघातामध्ये 3 लोक मरण पावले असून त्यातला एक जो प्रवासी होता जखमी झालेले आहे। 3 लोकांचे प्रेत उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी येथे पाठवण्यात आले असून त्याबाबतचा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे व पुढील तपास चालू आहे। कोल्हापुर की बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुर दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान पत्र परिषद लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हे सगळं स्थलांतर त्यांच्या निवाऱ्याची सोय हे करत असताना यावेळेचं जे संकट, आसमानी संकट कोसळलं ते फार भयानक आहे। काही ठिकाणी दरडीखाली आपलेच बांधव माता भगिनी गाडले गेले, त्यांच्या घरासकट काही ठिकाणी रस्ते खचलेत, पूल वाहून गेलेत। हे सगळं आखरीत आता घडायला लागलेलं आहे आणि हे संकट, या संकटातून बाहेर पडताना मगाशी जसं मी म्हटलं की आपली प्राथमिकता असते की जीव वाचवणं, त्याच्यानंतर हे संकट ओसरल्यानंतर, पुराचं पाणी ओसरल्यानंतर एकतर कोविड पसरू नये म्हणून उपाययोजना आणि पाण्याच्या अनुषंगाने जे काही रोगराई पसरते, रोग पसरतात
ते येऊ नये याच्यासाठी दक्षता, आणि त्याच्या आधी जो काही चिखल, जे काही पाणी घरादारात दुकानात सगळीकडे घुसलं होतं आणि त्यांनी धुळधाण सगळं वाट लावून टाकली, त्याची साफसफाई करणं, पुन्हा त्या सगळ्या नागरिकांना एक दिलासा देणं, त्यांना त्यांच्या पायावरती उभं करणं, त्यांना मदत देणं, हे नेहमीचं एक काम असतंच. पण आता हे वारंवार व्हायला लागलेलं आहे. मी एक 2-3 ठिकाणी जे काही फिरलो त्याच्यात नागरिकांच्या ह्याच अपेक्षा आहेत की आता हे दरवर्षी व्हायला लागलं. आम्ही जे काय कष्टाने कमावतो ते असं सगळं वाहून जायला लागले, संसार उद्ध्वस्त होत आहे. आता मात्र याच्यावर काहीतरी कायमस्वरूपी तोडगा काढा. आता तोडगा काढायचा म्हणजे हे जे काय पाणी वरनं विसर्ग आलमट्टीचं असेल, कुठे कोयनेचं असेल, कुठे तिकडे वशिष्ठी नदी फुगते, कधी सावित्री फुगते, इकडे पंचगंगा फुगते, तर त्या अतिरिक्त पाण्याचा एक पुढे काय करायचं त्याचं नियोजन करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्या दृष्टीने सुद्धा नुसता अभ्यास नाही तर आराखडा हा बनवून काम सुरू करावं लागेल. कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते, त्याच्यासाठी भूगर्भाचा एक अभ्यास करून त्याही बाबतीत काही उपाययोजना आपल्याला करावी लागणार आहे. मात्र सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सातत्याने पूरबाधित जे काही क्षेत्र आहे, पूरबाधितच म्हणावं लागेल, त्यांच्यातल्या सगळ्या नागरिकांचं पुनर्वसन करणं. त्या सगळ्यांची आता जी मानसिकता झालेली की आम्हाला आता दरवर्षीचं हे संकट नको आहे, दरवर्षीचा तणाव नको आहे, आमचं चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन करा. यांचं पुनर्वसन करताना ज्या काही धोकादायक वस्त्या आहेत, ज्यांच्यावरती दरड कोसळण्याची शक्यता आहे, त्यांचंसुद्धा, त्या गावांचं सुद्धा पुनर्वसन करणं हा सुद्धा एक मोठा आराखडा आहे. तर असं एक फार मोठं काम येत्या काही वर्षात आपल्याला सगळ्यांना मिळून करावं. नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शुक्रवार को सीवरेज प्लांट में एक डिकम्पोज बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस विभाग ने इस पर अधिक जानकारी तो नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे हत्या होने का संदेह बताया जा रहा है। नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हिवरी नगर के सीवरेज प्लांट में एक शव के मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस विभाग की माने तो मिला शव पूरी तरह सड़ गया है, जो 30 से 35 साल के व्यक्ति का बताया जा रहा है। वैसे इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही यह शव महिला का है या पुरुष का पता चल पाएगा। इस मामले में हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जबकि इसकी शिनाख्त पुलिस विभाग कर रहा है। मी मुख्तार शेख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नंदनवन पोलीस स्टेशन. आमच्या हद्दीमध्ये हिवरीनगर पॉवर स्टेशन जो आहे, जो रॉ सिवेज आपण फिल्टर करतो, तर त्याच्यामध्ये एक इसमाची बॉडी मिळालेली आहे. कुजलेली बॉडी आहे. ती कुजलेली बॉडी 15 दिवस ते 1 महिन्याची असू शकते. तर तो जिथे सगळं सिवेज असतो त्याच्यामध्ये होती, तर ते झुल्यामध्ये जेव्हा साफ करताना त्याच्यामध्ये मिळून आलेली आहे. तर आम्ही तात्पुरता आता ईडी दाखल करून ते आपण मेडिकलला बॉडी पाठवलेली आहे. त्यांच्या पुढे काय रिपोर्ट येईल त्याप्रमाणे आपण कारवाई करत आहोत. बॉडीची वय अंदाजे 35 ते 40 असू शकते. जेंट्सची बॉडी वाटत आहे आम्हाला. तरीसुद्धा आपण मेडिकलला जे आपण हे पाठवणार आहोत त्याच्यामुळे आपण क्लियर होऊन जाईल सगळं कि एग्जैक्टली क्या है। नागपुर शहर पुलिस द्वारा शुक्रवार को पुलिस विभाग में कार्यरत महिला पुलिस कर्मचारी और पुलिस स्टेशन में आए महिला शिकायतकर्ता के बच्चों के लिए बाल स्नेही कक्ष और महिला अधिकारी कक्ष का उद्घाटन सीताबर्डी में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा किया गया। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में बाल स्नेही कक्ष व महिला अधिकारी कक्ष वास्तु का उद्घाटन शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा किया गया। शुक्रवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन में आई शिकायतकर्ता महिला अक्सर अपने साथ बच्चे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिन्हें शिकायत के समय सहूलियत हो और जिनके बच्चे यहाँ खेल सके, इस उद्देश्य से इस बाल स्नेही कक्ष व महिला अधिकारी कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी भी अपने बच्चों को ड्यूटी के दौरान इस बाल स्नेही कक्ष में रख पाए, ऐसी सुविधा यहाँ रखी गई है। जबकि महिला पुलिस अधिकारी भी इस कक्ष के जरिए अपना काम निपटाकर विश्राम कर सकती है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने उद्घाटन के दौरान दी। पोलीस स्टेशनला जे महिला काही तक्रार निमित्ताने येतात, बरीचशी वेळी त्यांच्यासोबत लहान मुले असतात आणि त्यांना प्रत्येक पोलीस स्टेशन परिसरामध्ये अस्वस्थता वाटत होती, अशी प्रकारची आमच्याकडे फीडबॅक प्राप्त झाली होती आणि त्या अनुषंगाने एक बाल सहाय्यक कक्ष ज्यामध्ये जरी महिला आली तर त्यांचे मुलं या कक्षामध्ये त्यांना ठेवून ते महिला त्यांचे तक्रार देऊ शकतात, या धारणाने ही कक्ष स्थापना करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर जे महिला कर्मचारी मोठे संख्येने ड्यूटी पोलीस स्टेशन्सला किंवा ट्रॅफिक ब्रांच इथे ठिकाणी असतात,
बरेचशे वेळी त्यांना पण मुलांना आणून ठेवण्याची गरज वाटत असतात. त्यामुळे हे बालसहाय्य कक्ष त्यांच्यासाठी पण उपयोगी राहील. तसेच महिलांसाठी जसे महिलांचे संख्या पोलीस दलात वाढलेली आहे महिला कर्मचारीची, त्यांच्यासाठी एक अधिकार कक्ष ज्यामध्ये ते आराम करू शकतात अशा प्रकारचे कक्षचे स्थापना पण करण्यात आलेली आहे. आणि हे नक्कीच यामध्ये जनता आणि पोलीसमध्ये जे आणखी जवळ एक चांगली रिलेशनशिप बनेल आणि पोलिसांवर लोकांची आणखी जास्ती विश्वास स्थापित होईल अशी या धारणाने ही कक्षची स्थापना करण्यात आलेली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये नक्कीच वाढ झालेली आहे आणि यामध्ये पोलीस कायदेशीर कारवाई करत असतात आणि नक्की यामध्ये बरेचशे वेळी मुलींना त्यांचे आई वडीलकडे न राहता दुसरे ठिकाणी राहण्याची ते इच्छा व्यक्त करत असतात. हे अत्यंत संवेदनशील गोष्ट आहे. पोलीस अत्यंत संवेदनशीलतानी अत्यंत टॅक्टफुली हे प्रकरण हाताळत असतात. कायद्याची कारवाई एक बाजूला असते, तसेच त्यांचे काही सामाजिक त्यांना अडचण होणार नाही याची पण काळजी पोलीस दलांकडून घेण्यात येते. तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के बर्डी मार्केट को सुरक्षित व सुंदर करने के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल की शुरुआत नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा की गई। अमित सर का भी लेना, अमित सर दिखना चाहिए, आप इधर ही खड़े। शुक्रवार को नागपुर के सीताबर्डी बाजार में स्ट्रीट फॉर पीपल का शुभारंभ किया गया। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीताबर्डी को स्ट्रीट फॉर पीपल घोषित किया गया है। उसका शुभारंभ शुक्रवार को महापौर दयाशंकर तिवारी शहर के वैरायटी चौक पर स्ट्रीट फॉर पीपल के जरिए नागरिकों से बाजार सुंदर और सुरक्षित रखने का आह्वान किया गया। इस दौरान इंडिया साइकिल चैलेंज अंतर्गत केंद्र सरकार व स्मार्ट सिटी द्वारा नागपुर को 1 करोड़ का पुरस्कार घोषित होने के बाद साइकिल रैली भी निकाली गई। बाइट स्मार्ट सिटीचा अंतर्गत इंडिया फॉर सायकल या मुवमेंट अंतर्गत नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत तयार करण्यात येणारी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरांच्या नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने एक सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आला। हा सायकल ट्रॅक तयार करण्यासाठी नागपूरचे जे सायकलिस्ट आहेत जे दररोज सायकलने सकाळी आपल्या दिवसाची सुरुवात करतात, त्यांचा सहयोग घेऊन त्यांच्या संमतीनुसार त्यांना अपेक्षित असलेल्या साईटवर हे करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला। याचे सर्व फाइंडिंग्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांची जी एक टीम आहे त्यांनी सिलेक्शन करून नागपूरला 1 कोटी रुपयाचा पुरस्कार जाहीर केला। नागपूरकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे आणि विशेषतः जर ट्रॅक झाला असता आणि तिथे सायकलिस्ट राहिलेच नसते तर हा पुरस्कार मिळाला नसता। ट्रॅक सुरू झाल्यानंतर सायकलिस्टने त्यांचा वापर केला। त्यांचे जे मनोगत आहेत ते सुद्धा शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रयत्न आला आणि या सगळ्यांचा संयुक्तिक प्रयास म्हणून नागपूरकरांच्या विजय असं म्हणायला काही हरकत नाही। मी संपूर्ण नागपूरकरांना हार्दिक शुभेच्छा देतो, हार्दिक अभिनंदन। त्यानंतर
आणखीन 2 विषयासाठी स्मार्ट सिटी प्रयत्न करत आहे. हा जो बर्डीचा मेन रोड आहे, हा बर्डीचा मेन रोडचा ट्रॅफिक सुरळीत झाला पाहिजे. इथे अतिक्रमणा किंवा हॉकर्समुळे जे रस्त्यात येण्या जाण्यासाठी गोची होते ते नाही झाली पाहिजे. नमस्ते, मैं दीपांकी पाल, नागपुर की पहली बाइसिकल मेयर. बहुत नागपुर को बधाइयाँ देती हूँ, नागपुर के पूरे बाइसिकलिस्ट को बधाइयाँ देती हूँ कि नागपुर टॉप 11 सिटीज़ में आया है और स्मार्ट सिटी को 1 करोड़ का प्राइज़ मनी मिला है. इस बात की बहुत खुशी है मुझे. साथ ही साथ ये बात जाहिर करना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने स्मार्ट सिटी को दिया और दयाशंकर तिवारी जी के नेतृत्व में ये हुआ है. ये बहुत अच्छी बात है और स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे लगता है बाइसिकलिस्ट के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है और आगे भी हम काम करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आपलं नागपूर शहर सायकलिंगच्या मॅपमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आज आपल्याला मिळालेले. देशभरामध्ये 11 शहर या कॉम्पिटिशनमध्ये शॉर्टलिस्ट करण्यात आलेले. त्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्याला 1 कोटी रुपयाचं पुरस्कारसुद्धा जाहीर करण्यात आलेले. केंद्रीय भारत सरकारच्या या कॉम्पिटिशनमध्ये या स्पर्धामध्ये भाग घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भाग घेऊन त्यामध्ये पुरस्कार मिळवणे म्हणजे हे सगळं आपलं प्रत्येक नागपूरच्या नागरिकांचं, प्रत्येक नागपूरांचं, आपल्या सगळ्यांचा सन्मानाचा भाग आहे. यामध्ये नागपूर स्मार्ट सिटीनी नागपूर महापालिकाचं साथ घेऊन इथलं स्थानिक सायकलिंग असोसिएशन आहे सगळ्यांचं म्हणून मागच्या वर्षभरापासून वेगवेगळे उपक्रम आपण करत आहोत. महिन्याला 1 दिवस प्रत्येकाने सायकलनी कार्यालयात जाणे, डेडिकेटेड सायकल ट्रॅक CSR मार्फत उपलब्ध करून देणे, लोकांना सायकलिंगच्या बद्दलचं आवड निर्माण करणे, इंडिया पेडलचं चॅलेंज करणे, अशा प्रकारचं विविध उपक्रम आपण करत आहोत. एकंदरीत याचा सगळ्यांचा परिणाम आपण दिवसानुदिवस शहरामध्ये बघत आहोत. मला आनंद आहे. याचा दखल केंद्र सरकारने घेतलेले एक थर्ड पार्टीनी ज्यावेळी याचा अभ्यास केले त्यावेळी देशभरामध्ये शहरामध्ये आपल्या शहराचं नाव आलेले आहे. मला विश्वास आहे आपला जे सुरुवात आहे ते अजून पुढे जाणार आहे आणि एकंदरीत आपल्याकडे जे सायकल एक आपल्या लाईफमध्ये एक पार्ट होणार आहे, म्हणजे डे टू डे लाईफमध्ये. अशा पद्धतीने आपलं शहर पुढे वाटचाली करेल. त्याच्यातून आपल्या जे शहराचं जे पोल्युशन कमी होण्यामध्ये, लोकांचा हेल्थ इम्प्रूव्ह होण्यामध्ये असे बरेच काही फायदा होणार आहे. आपल्याला ट्रॅफिक कमी करणे असं बरेच खूप फायदा होणार आहे. शुक्रवार को पुणे में मेट्रो के प्रथम चरण के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई गई. राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में मेट्रो के कार्य पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. मान्यवरांच्या उपस्थितीत आता आपण मेट्रोसाठी हिरवा कंदील दाखवतोय, हिरवा झेंडा दाखवतोय आणि याबरोबरच आजच्या पुण्याच्या हद्दीतील पहिल्या ट्रायल रनला शुभारंभ होणार आहे. सार्वजनिक व्यवस्था अजिबात चांगली नाही असं कसं आपण म्हणू शकता. पुणेकरांच्या मध्ये आपापल्या परीनं प्रत्येकजण हे आपलं शहर सर्व सोयीयुक्त असावं म्हणून प्रयत्न करतात. तुम्ही मधल्या काळामध्ये एक माहिती आलेली होती, त्याच्यात पुणे हे सुरक्षित शहर, रिटायरमेंट लोकांच्या करता राहण्याच्या करता देखील, नवीन जर कुठला व्यवसाय करायचा म्हटलं देखील अशा पद्धतीनं आहे. आणि त्या प्रकारेच महानगरपालिका असेल, राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, सगळेजण आपल्या परीनं प्रयत्न करतात. मी मागाशी बोलत असताना सांगितलं, कालच राज्याच्या प्रमुखांनी PMRDAच्या संदर्भातला प्रारूप आराखडा जो तयार केला त्याच्यामध्ये
उद्याची 50 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून ह्या शहराच्या वाढीव क्षेत्राच्या करता काय काय पाहिजे त्या सगळ्यांचा समावेश करण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक बाबतीमध्ये ह्या गोष्टी कशा करता केल्या जात आहेत. आज एवढं करोनाचं संकट आहे, आज आर्थिक ओढाताण सगळ्यांचीच आहे, केंद्राची पण आहे, राज्याची पण आहे, बाकीच्या संस्थांची पण आहे. तुम्ही जर पुणे महानगरपालिकेचं बघितलं तर त्यांचंही उत्पन्न घटलेलं आहे, राज्य सरकारचं उत्पन्न घटलेलं आहे, टॅक्सचं केंद्राचं उत्पन्न घटलेलं आहे. पण जरी उत्पन्न घटलेलं असलं तरी विकास झाला पाहिजे. हे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबी लवकरात लवकर पूर्णत्वाला गेल्या पाहिजे अशाच प्रकारचा प्रयत्न चालू आहे आणि त्याकरता सगळ्या पुणेकरांची पण साथ आहे. तशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करतो. हिंदी फिल्म में लीड रोल देने का लालच देकर अभिनेत्री से वासना की मांग करने वाले हवस के पुजारी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने स्टाइल में सबक सिखाया। घटना मुंबई के ठाणे की बताई जा रही है, जहां पीड़ित अभिनेत्री ने उससे हुई शरीर सुख की मांग की शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण फिल्म सेना से कर दी और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो में महिला द्वारा पिटाई किए जाने वाले और कोई नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर है, जो एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री को फिल्म में लीड रोल के नाम पर शरीर सुख की, जिसे हम हवस कहते हैं, उसकी मांग कर रहे थे। और इस बात की शिकायत जब पीड़ित अभिनेत्री ने मन से फिल्म सेना को की, तब पूरी शिद्दत के साथ इस फिल्म प्रोड्यूसर की इस तरह से धुनाई मन से कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कपड़े फटने तक कर दी। त्याला कबूल करायला आता मामला मुंबई के ठाणे का बताया जा रहा है, जब अभिनेत्री की एक फिल्म में लीड रोल के बदले हम बिस्तर होने की शर्त रखी गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से प्रोड्यूसर आने का हवाला देकर उन्हें खुश करने को कहा गया। इस बात से परेशान स्ट्रगलिंग अभिनेत्री ने इसकी सीधी शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण फिल्म सेना को कर दी, जिसके बाद इन हवस के पुजारियों को समय देकर जगह पर बुलाया गया, जहां उनके मनसे द्वारा जमकर पिटाई की गई। नमस्कार. आज सकाळी आमचे मनसे चित्रपट सेनेचे उपाध्यक्ष श्री पद्मनाभ राणे यांना एका अभिनेत्रीने फोन केला की तिला एका काल कास्टिंग डिरेक्टरनी कॉल केला होता की तुला एका हिंदी सिनेमामध्ये कास्ट केलेला आहे, पण जर का तुला तो लीड रोल हवा असेल तर उद्या ते प्रोड्युसर्स यूपीवरनं मुंबईत येणार आहेत, लखनौवरनं मुंबईत येणार आहेत, तुला त्यांच्याबरोबर त्यांना खुश करावं लागेल, तुला कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल, तर तुला त्या मोठ्या फिल्ममध्ये रोल मिळेल. त्या मुलीने हिंमत दाखवली, त्या घरच्यांच्या कानावर घातलं, तिच्या घरच्यांनी मनसे चित्रपट सेनेच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातलं. त्यांनी मला फोन केला, म्हटलं ताबडतोब त्यांनी ट्रॅप करा आणि त्यांना पकडा आणि त्यांना पोलिसांच्या हवाली करा. आज या चारही नराधमांना ठाण्याला घोडबंदर रोड इथे एक फार्म हाऊस आहे, तिथे त्या मुलीला ती मुलगी त्यांच्या बरोबर गेली. आपले मनसेचे कार्यकर्ते सगळे सहकारी त्यांच्या मागावर होतेच. त्या मुलीने हिंमत दाखवली आणि आता पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे आणि त्यांच्याकडे असं कळलं आता मला की त्यांच्याकडे कट्टे पण सापडलेत. त्यांची नाव आहे गिरिजेश यादव, दुसरा बिरालाल यादव, राहुल यादव आणि कंचन यादव. ही सगळी लखनौची माणसं आहेत. आता यांना आमच्या लोकांनी पोलिसांकडे पकडून दिलेलं आहे. तर आणि त्या मुलीचं फक्त मी नाव नक्की जाहीर नाही करणार, पण त्या मुलीच्या हिमतीला सलाम, धन्यवाद. जय जय महाराष्ट्र. वैसे कास्टिंग काउच एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा बॉलीवुड इन दिनों जकड़ा हुआ है। ऐसे में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि अभिनेत्रियों को हम बिस्तर के लिए बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। कोई ऐसे प्रलोभन का शिकार हो जाता है तो कोई अपने सिद्धांतों पर अड़े रहकर हवस के पुजारियों को इस कदर सबक सिखाता है, जैसे इस मामले में हुआ, जिसमें उस अनजान अभिनेत्री को साथ मिला मनसे फिल्म सेना का, और मनसे ने अपने स्टाइल में ऐसा जवाब दिया कि ये लोग ऐसे सोचने की भी भूल से कोशिश सपने में नहीं करेंगे। मुंबई में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सेक्स रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एक साथ पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी की। 3 पीड़ित युवती को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। आश्चर्य की बात है कि एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के सामने यह काम कर रही थी।
पकड़ी गई महिलाओं में श्रावण नगर वाटोड़ा निवास शालिनी राजू पटेल और संजुबा स्कूल के पीछे उमरेड रोड निवासी विद्या धनराज फुलझेले का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शालिनी युवतियों को पैसों का प्रलोभन देकर अपने घर में देह व्यवसाय चलाती है। पुलिस ने पंटर को ग्राहक बनाकर काम में लगाया। उसने शालिनी से सौदा तय किया और पुलिस को इशारा दे दिया। पुलिस ने शालिनी के घर पर छापा मारा तो 2 युवतियां मिली। उसकी 17 वर्षीय बेटी भी वही मौजूद थी। पुलिस ने पीड़ित युवतियों को अपने कब्जे में लिया। शालिनी की बेटी को संरक्षण के लिए बाल संरक्षण गृह में भेजा गया। शालिनी के खिलाफ वाठोड़ा थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई चल रही थी कि विद्या फुलझेले ने पंटर को कॉल किया, उसे अपने अड्डे पर बुलाया। पुलिस को पूरा संदेह था कि विद्या भी अपने घर से ही देह व्यवसाय कर रही है। तुरंत एक टीम तैयार कर पंटर के पीछे भेज गई पुलिस ने विद्या के घर पर छापेमारी की। उसके यहाँ एक पीड़ित युवती मिली। पीड़ित युवती को अपने कब्जे में लेकर विद्या के खिलाफ हुड़केश्वर थाने में पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। नागपुर में शुक्रवार 30 जुलाई को 11 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 5,761 लोगों की कोरोना जांच की गई, जहां 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।